प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संतोष कुमार पांडे आज आप लोगों को पर परागण में आगे बताऊंगा। आपको लास्ट टाइम पे बताया था हमने पर परागण के बारे में आप जान लिया। अब देखिए, पर परागण में आपने जाना कि होता क्या है। एक पौधे के पुष्प के परागकोश से पराग कण निकलकर किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यहाँ से पराग कण निकल करके यहाँ पहुँचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पर परागण। अर्थात दो पौधों के बीच में, किसी एक ही जाति के जब दो पौधों के बीच में एक पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता, तो इसे हम कहते हैं पर परागण। अब ध्यान देने की बात है कि पर परागण की कितनी विधियां, अर्थात ये पर परागण कितनी विधियों द्वारा होता है। अर्थात परागकण को यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता या साधन की आवश्यकता होती है। ये साधन या आवश्यक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले तो होता है वायु द्वारा। वायु द्वारा क्या होगा? हवा के झोंके या किसी अन्य माध्यमों से ये यहाँ से निकलेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरा हो सकता है जल द्वारा। जल द्वारा भी क्या होगा कि जो जलीय पौधे हैं उनमें परागकण निकलेंगे और जल के भीतर ही पाए जाने वाले दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे, तो दूसरा हो गया जल द्वारा। और तीसरा होता है जंतु द्वारा। विभिन्न प्रकार के कीट देखते हैं आप, जैसे मधुमक्खी, भौरा आदि क्या होते हैं? पुष्पों पे बैठते हैं, तो एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अर्थात पर परागण की विधियाँ कुल कितने प्रकार की होंगी? सामान्य रूप से 3 प्रकार की। इसे आप विधियाँ भी कह सकते हैं, माध्यम या साधन भी कह सकते हैं। तो पर परागण के साधन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। अर्थात वायु द्वारा पर परागण, जल द्वारा पर परागण और जंतु द्वारा पर परागण। ये 3 प्रकार से होता है। अब इसे हम डिटेल में जानेंगे। वायु परागण क्या है? वायु परागण सामान्य रूप से होता क्या है? इसमें पुष्प एक पौधे से निकलकर पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण वायु के माध्यम से पहुंचता है। अब इनमें पौधों की विशेषताएं क्या होती है? ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? वायु परागित पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वायु परागित पौधे कहलाते हैं। और ऐसे पुष्पों में जो परागकण बनते हैं, इनकी कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है? इनके परागकणों में रंग, गंध, मकरंद आदि नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि इन्हें किसी अन्य जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना है, जिसके लिए इनको चमकीला या चटकीला रंग या गंध या मकरंद जिससे कोई जंतु इनकी तरफ आकर्षित हो उसको उत्पादित नहीं करना पड़ता है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि वायु द्वारा परागित पौधों में जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र पुष्प के बाहर निकला रहता है, और जो इनमें पुंकेसर होते हैं वो भी बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और इनके दल और बाह्य दल या तो नहीं पाए जाते हैं और पाए भी जाते हैं बहुत छोटे छोटे, और पुष्प के वर्तिकाग्र और पुंकेसर से बहुत नीचे होते हैं। तीसरी विशेषता होती है क्या बेटा इनमें कि जो वायु परागित पौधे होते हैं इनके परागकोश में परागकण की संख्या बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा परागकण बनते हैं, क्योंकि इनको वायु के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना है, और इसमें जो परागकण नष्ट हो जाएं उनसे बचने के लिए अधिक मात्रा में परागकण का निर्माण करते हैं। और इनके ये परागकण अपेक्षाकृत छोटे एवं हल्के होते हैं जो वायु में उड़ सकें। आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे बेटा चीड़ का, जो चीड़ का होता है परागकण, बहुत रोचक घटना है। चीड़ का परागकण जो होता है
ये येलो कलर का होता है। किस रंग का होता है? येलो माने पीला रंग का होता है। और इनमें विंग लगे होते हैं, विंग माने पंख लगे होते हैं, और ये वायु में उड़ते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक चलते हैं। इसीलिए मई जून के महीने में पहाड़ों पे आप देखते हैं पीली आंधी चलती है। जो पीली आंधी चलती है बेटा, ये चीड़ के परागकण होते हैं, इन्हीं के उड़ने की होती है। तो आपने देखा क्या कि वायु परागित पौधों में परागकणों को रंग, गंध, मकरंद इत्यादि उत्पन्न नहीं करना पड़ता। ये अधिक संख्या में बनते हैं। इनके ऐसे पौधों के वर्तिकाग्र और पुंकेसर पुष्प से बाहर निकले हुए होते हैं, अर्थात उनके पुंतंत्र बड़े होते हैं। और जो दल, बाह्य दल होते हैं, ये या तो बहुत छोटे होते हैं या तो होते ही नहीं हैं। दूसरा है बेटा आपका जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागित जो पौधे होते हैं, इनमें भी विशेषता ये होती है कि इनमें भी रंग, गंध, मकरंद इत्यादि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। कारण क्या है कि इनमें भी किसी कीट या जंतु को अपनी तरफ आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बेटा होते क्या है? जल की सतह पर, जल की सतह पर जो पौधे पाए जाते हैं, इनके पुष्पों से परागकण निकलकर जल द्वारा क्या होते हैं? दूसरे पौधों के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक तो जल के भीतर, जल के भीतर, और दूसरा जल के सतह पर। सतह माने जल के ऊपरी सरफेस पर। जो जल के भीतर होते हैं, इनको हम हाइड्रोगैमस प्लांट कहते हैं। और जिनमें जल की सतह पर होता है, इनको हम एपीहाइड्रोगैमस प्लांट कहते हैं। ये जल के ऊपर और ये जल के भीतर। जैसे आप देख सकते हैं वेलिस्नेरिया या इस तरह के जो पौधे हैं वो जल में पाए जाते हैं। हाइड्रिला में क्या होता है? जल की सतह पर होता है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? जल के भीतर होता है। अर्थात जल के सतह पर और जल के भीतर दो प्रकार का होता है जल परागण। और जल के द्वारा पर परागण में एक होता है हाइपोहाइड्रोगैमस जो जल के भीतर होता है, दूसरा होता है एपीहाइड्रोगैमस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जल के भीतर जो परागण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे बच्चा हाइपोहाइड्रोगैमस, और जो जल के बाहर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोगैमस। ये दो प्रकार का होता है जल परागित। जल परागित पौधों के में भी आपने देखा कि इनके पौधों के पुष्पों के परागकणों में जो विशेषता होती है, इनमें रंग, गंध, मकरंद इत्यादि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। अब तीसरा होता है बेटा जंतु परागण। जंतु परागण या जंतुओं द्वारा परागण। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के कीट, जंतु और पक्षियाँ बहुत सारे होती हैं। जैसे बिग्नोनिया में पक्षियों द्वारा होता है। और आप देखते हैं मधुमक्खी, भौरे, ये विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, ये पुष्पों में परागण की या पुष्पों से जब रंग, गंध, मकरंद लेने जाते हैं तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे बैठते हैं, जिससे पुष्पों के भीतर क्या होता है? पर परागण की क्रिया संभव होती है। जो जंतु द्वारा परागित पौधे हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें रंग, गंध, मकरंद ये तीनों अधिक मात्रा में बनते हैं। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? अधिक मात्रा में बनते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जंतु या कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जब जाते हैं रंग, गंध, मकरंद के लिए आकर्षित होकर, तो पर परागण की क्रिया हो जाती है। ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। इसे आप नोट्स में देख सकते हैं बेटा। आप यहाँ देखें पर परागण की विधियाँ हमने यहाँ बता रखा है। पर परागण में परागकणों के एक पुष्प के परागकोश से किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जो वायु, जल तथा जंतु आदि हैं। इन्हीं के आधार पर परागण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है वायु परागण। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला पर परागण वायु परागण कहलाता है, तथा ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? वायु परागित पुष्प या वायु परागित पुष्प पौधे कहलाते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकण छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं। पुंकेसरों के पुंतंत्र लंबे व पतले तथा पुष्प से बाहर निकले होते हैं, जो भी हमने आपको बताया। जो वायु के झोंकों से पुष्प के पृथक होकर वायु के साथ उड़कर दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे पॉपुलर, घास, ताड़ आदि में
कुछ पौधों में पुष्पों में परागकण पंख युक्त होते हैं, जो भी हमने बताया चीड़ में, जो वायु में उड़ सकते हैं, जैसे चीड़ में। फिर होता है आपका बेटा जंतु परागण। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं आप? जंतु परागण कहते हैं, जो सामान्य रूप से कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों, घोंघों तथा मानवों द्वारा होता है, जिसके आधार पर यह कई प्रकार का होता है। कीट परागण, जो कीटों द्वारा होता है। अधिकांश पुष्पों में परागण कीटों द्वारा होता है, जैसे बनफसा, आर्किड, बोगेनविलिया में मधुमक्खी द्वारा, तंबाकू, धतूरा आदि में शलभ द्वारा, लिली में तितली द्वारा, अंजीर में बर्रे द्वारा। पक्षी परागण, कुछ पौधों के पुष्पों में पर परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा संपन्न होती है। पक्षी परागित पुष्प को रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, जैसे बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा तथा सेमल में कौवा व मैना द्वारा पर परागण होता है। इसमें पक्षी जब अपने चोंचों के द्वारा दलपुंज में शहद के लिए डालती है तो परागकण चोंच या पैर आदि से चिपक कर अन्य पौधों के पुष्पों तक पहुंच जाते हैं। फिर अगला बेटा जल परागण। जलीय पौधों में परागण की क्रिया प्रमुख रूप से जल द्वारा होती है, अर्थात इसमें नर पुष्प से परागकण जल द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जल द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में परागकण छोटे, हल्के व गंधहीन होते हैं तथा जल में आसानी से तैर सकते हैं, जैसे नेपास घास होती है तथा सिरेटोफिल्लम में। इनमें परागण प्रत्यक्ष रूप से जल द्वारा होता है। जल की सतह द्वारा परागकण वेलिसनेरिया तथा हेड्रिला में भी होता है। अब आप देखेंगे पर परागण से लाभ क्या है बेटा। पर परागण से कई लाभ हैं, जैसे इसमें परागकण द्वारा बनने वाले फल जो होते हैं वो बड़े, भारी, स्वादिष्ट एवं अधिक बीजों वाले होते हैं। बीज जो होती है अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इसकी सहायता से रोग अवरोधक पौधा प्रजातियों को हम तैयार कर सकते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले बीजों में प्रतिकूल परिस्थितियों को से सामना करने की क्षमता होती है। फिर इनसे हानियां भी हैं बेटा। हानि हम देखेंगे। पर परागण की क्रिया है तो अनावश्यक रूप से पुष्पों को रंग, गंध, मकरंद तथा अधिक परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं, जिससे फल और छोटे हो जाते हैं। इनसे साधनों की आवश्यकता होने के कारण यदि साधन उपलब्ध ना हो तो पर परागण नहीं होती है, जिससे पुष्प परागित होने से रह जाता है। फिर पर परागण हेतु पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। सबकी स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है। पर परागण से उत्पन्न बीज द्वारा शुद्ध नस्ल के पौधे नहीं होते हैं। फिर पर परागण द्वारा प्राप्त होने वाले बीज संकर हो जाते हैं। ये सब इससे हानियां हैं। अन्य बेटा थोड़ा सा कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या है? जब मानव स्वेच्छा से एक निश्चित प्रजाति के पौधों से पुष्प से परागकण निकालकर किसी अन्य पौधे के निश्चित प्रजाति पर परागण की क्रिया कराता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण। सामान्य रूप से कृत्रिम परागण की क्रिया मनुष्य द्वारा होती है। कृत्रिम परागण मनुष्य के द्वारा अच्छी नस्ल या अधिक उपज प्राप्त करने हेतु किसी भी पुष्प से परागकण को प्राप्त कर किसी ऐच्छिक पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण कराने की क्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है, जो भिन्न भिन्न जाति के पौधों के बीच भी संभव है, जिससे हमको संकरित और अच्छी जातियाँ प्राप्त होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।